Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Thor: The Dark World. ये MCU यानी कि Marvel Cinematic Universe की 8वीं मूवी है. So without wasting time, let's start the movie. इस कहानी की शुरुआत होती है थॉर के पिता ओडिन और ओडिन के पिता बॉर से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफी सालों पहले बॉर की लड़ाई हुई थी मेलिकत के साथ में, जिसने ईथर नाम के एक वेपन से पूरी की पूरी 9 रियासतों पर हमला करने का सोचा था. लेकिन क्योंकि बॉर एक बहुत ही बड़े योद्धा थे तो वो वहां पर पूरी की पूरी मेलिकत और मेलिकत की टीम को, जो कि थे स्वाटलफाइम में, उन्हें वहीं पर हराकर उस ईथर को भी उसी की कई जमीन की गहराइयों में छुपाकर वहां से चले जाते हैं. और साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर बॉर के प्रकोप से बचने के लिए मेलिकत अपने लेफ्टिनेंट एल्ग्रिम के साथ में एक जगह पर डीप स्लीप के लिए चला जाता है, ताकि जब भविष्य में फिर से 9 रियासतें एक ही सीक्वेंस के अंदर फिर से वापस आए तो वो अपने अधूरे काम को फिर से पूरा कर सके. और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है हमारे प्रेजेंट डे में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब थॉर लोकी को बंदी बनाकर एसगार्ड में लेकर आया है ओडिन के सामने. ये वही सीन होता है जो कि हमने MCU के 6th मूवी यानी कि द एवेंजर्स में देखा था, जब वहां से थॉर लोकी को पकड़कर सीधा एसगार्ड में लेकर आता है. और वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर अपने सभी खास दोस्तों, जिनका नाम होता है वॉल्स्टैग, सिफ, फेंजल, होगन, उन सभी के साथ में वेरनहाइम के अंदर एरोडस नाम के एक बड़े ही दुश्मन के साथ में काफी तगड़ी लड़ाई कर रहा होता है. थॉर वहां पर अपने सभी दोस्तों के साथ लड़ाई करने इसीलिए आया था क्योंकि वो उसके खास दोस्त होगन का एक घर था. वैसे तो ये लड़ाई 9 रियासतों के अंदर आखिरी लड़ाई होने वाली थी, ताकि उसके बाद के अंदर सभी 9 रियासतों के अंदर एकदम शांति छा जाए. लेकिन अब ऐसा होगा या नहीं, ये हमें आगे इस कहानी में पता चलेगा. और साथ ही यहाँ पर ये पता चलता है कि बायफ्रॉस्ट भी अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि जब हमने इस पूरी की पूरी MCU सीरीज का 4th पार्ट देखा था यानी कि द थॉर, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बायफ्रॉस्ट को थॉर अपने हथौड़े के साथ में तोड़ देता है ताकि वो उस पूरी दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता रोक सके. लेकिन अब यहाँ पर उन सभी की यानी कि एसगार्ड वाले लोगों की मदद से बायफ्रॉस्ट को फिर से बना लिया जाता है. यहाँ एसगार्डियंस को फिर से आभास हो जाता है कि 9 रियासतें फिर से वापस से उसी सीक्वेंस में आने वाली है जिस प्रकार एक बार कभी बॉर और मेलिकत के टाइम में आई थी, जिस वजह से इन 9 दुनियाओं को आपस में जोड़ने वाले छुपे हुए पोर्टल्स भी कहीं ना कहीं दिखने लगेंगे. वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ, जहाँ में दिखाई जाती है एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम है जेन फोस्टर, और वहीं पर वो अपनी असिस्टेंट जिसका नाम है डार्सी, वो वहीं पर एक अबैंडन फैक्ट्री में जाते हैं, जहां वो डिस्कवर करते हैं वही पोर्टल्स जिनकी बातें एसगार्डियंस कर रहे थे. और साथ ही हमें ये पता चलता है कि उन पोर्टल्स के आसपास फिजिक्स के कुछ भी लॉज काम नहीं करते, और जो भी चीज हम उसके अंदर डालते हैं न जाने वो कौन से वाली रियासत के अंदर जाके गिरते हैं, क्योंकि वो पोर्टल्स आपस में एक दूसरे से सभी की सभी 9 रियासतों से कनेक्टेड थे. और इसी दौरान वहां पर जेन का बैलेंस बिगड़ता है और वो भी उसी पोर्टल्स में से एक पोर्टल के अंदर पहुंच जाती है, और जेन जाकर सीधा पहुंचती है स्वाटलफाइम में, जिसके अंदर गलती से वो ईथर पूरी की पूरी तरीके से जेन फोस्टर के अंदर समा जाता है. वहीं पर सीन शिफ्ट होता है बायफ्रॉस्ट के सबसे खतरनाक चौकीदार जिसका नाम है हाइमडाल. और हाइमडाल की नजरों से कुछ भी छपा नहीं होता. दुनिया में चल रही घटनाओं और साथ ही दुनिया में चल रहे सभी लोगों पर हाइमडाल की कड़क नजर होती है. और जब उसे पता चलता है कि वहाँ से जेन फोस्टर, जो कि एक तरीके से थॉर की गर्लफ्रेंड ही है, वो अब उसकी नजरों से दूर हो चुकी है, जब ये बात वो थॉर को बताता है तो थॉर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जेन फोस्टर को लेकर काफी चिंतित हो जाता है, और वो बायफ्रॉस्ट का यूज करके वापस से मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आ जाता है जेन फोस्टर को ढूंढने के लिए. हालांकि जिस वक्त थॉर मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी पर आता है उस वक्त तक फिर से जेन फोस्टर अपनी दुनिया में वापस आ चुकी होती है. और जब वहाँ पर थॉर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंचता है तो जेन को काफी गुस्सा आता है और वो थॉर को एक चमाट लगा देती है. लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है, और जब पुलिस फोर्स जेन फोस्टर को ऐसा करने से रोकती है और जब वो उसे टच करती है तब वहाँ पर अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक जोर का धमाका होता है और सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं, जिस वजह से थॉर को ये लगने लगता है कि ईथर अब पूरी तरीके से जेन फोस्टर के अंदर समा चुका है और इस पृथ्वी में उस पूरे ईथर का कोई भी इलाज नहीं है. इसी की वजह से थॉर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जेन फोस्टर को अपने साथ में बायफ्रॉस्ट की मदद से फिर से एसगार्ड ले आता है. वहां पहुंचने पर ओडिन को आखिरकार ये पता चल ही जाता है कि जेन फोस्ट के अंदर ईथर की प्रेजेंस है, और ईथर की प्रेजेंस होने के कारण से अब जेन फोस्टर की जिंदगी पर भी बात आ चुकी थी, वो भी अब कभी भी मर सकती थी. और साथ ही वहां पर डार्क एल्फ के फिर से जिंदा होने की यानी कि उनके डीप स्लीप से वापस आने के 100% चांसेस आए थे. और तभी इस कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि ईथर के रिलीज होने से वहां पर मेलिकत भी फिर से होश में आ जाता है, यानी कि डीप स्लीप से बाहर आ चुका होता है. अब क्योंकि डार्क एल्फ मेलिकत काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो अपने खास लेफ्टिनेंट यानी कि एल्ग्रिम को अपने
पास बुलाता है और उसकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसे भेज देता है सीधा एसगार्ड पर उन सभी एसगार्डियंस पर हमला करने के लिए और साथ ही ईथर को अपने पास वापस लेकर आने के लिए। मेलिकत एलग्रीम का यूज करता है ताकि वो बाकी सभी एसगार्डियन को उससे दूर रख सके और साथ ही वो खुद ढूंढने लग जाता है कि आखिरकार ईथर कहाँ है और उसे पता चल जाता है कि पूरा का पूरा ईथर अब जेन फोस्टर के अंदर समा चुका है। उन सभी के बीच में एक बहुत ही क्लासिक कूल फाइट हमें देखने को मिलती है, लेकिन जेन फोस्टर को बचाने के चक्कर में थॉर की माँ फीगा बीच में आ जाती है और मेलिकत के द्वारा वहाँ पर फीगा मारी जाती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एसगार्डियन फोर्स आ जाती है और मेलिकत और एलग्रीम के सामने अब उनसे बचने का और भी कोई रास्ता नहीं होता। इसी वजह से उन्हें बिना ईथर जेन फोस्टर से निकाले हुए वहाँ से भागना पड़ता है। अपनी माँ फीगा की डेथ हो जाने की वजह से थॉर को मेलिकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब क्योंकि ओडिन ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि एसगार्ड से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन थॉर तो भाई थॉर है और वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था, इसीलिए वो सीधा जाकर लॉकी से मिलता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे एसगार्ड से बाहर निकलवा सकते हो, क्योंकि मुझे मेरी माँ फीगा का बदला लेना है मेलिकत से। अब क्योंकि हालांकि फीगा जो माँ थी वो थॉर की भी थी और लोकी की भी थी और जब ये बात लोकी को पता चलता है कि एलग्रीम ने उसकी माँ को मारा है तो वो भी अब मेलिकत से बदला लेने के लिए थॉर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर थॉर अपने बाकी साथियों की मदद से एसगार्ड से एस्केप हो जाता है। उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मेलिकत जेन के अंदर से पूरा का पूरा ईथर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारा कुछ वाकया थॉर अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है और जब ईथर पूरी तरीके से जेन फोस्टर से निकल जाता है तो वो अपने म्योनेर की मदद से एक बहुत ही जोर की बिजली कड़काता है और ईथर को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ईथर की काफी शक्तियाँ होती है। इसी की वजह से थॉर अपनी इलेक्ट्रिकल पावर के साथ में भी ईथर को नष्ट नहीं कर पाता और तभी हम देखते हैं कि मेलिकत अपनी पूरी शक्तियों को ईथर के साथ में मिला लेता है और एक तरीके से ईथर के साथ में अपना फ्यूजन कर लेता है और मोल्ड होकर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसका सामना अब कोई भी नहीं कर सकता। इसी के साथ में मेलिकत को उसे उसकी शक्तियां मिल जाती है और वो फिर से 9 रियासतों के एकजुट होने का इंतजार करता है और फिर से उन 9 रियासतों का राजा बनने के लिए अपने शिप में वहां से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लॉकी को एलग्रीम पूरी तरीके से घायल कर देता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर हमें इस कहानी का बहुत ही सैड सीन दिखाया जाता है कि लॉकी जो हर बार अपनी चालें चलता था थॉर को हराने के लिए, लेकिन इस बार वो थॉर का बचाव और उसका साथ देने के लिए उसके साथ में आता, लेकिन एलग्रीम के साथ लड़ते वक्त वो अपनी जान थॉर के हाथों में गवा बैठता है। और वहीं पर हमें इस पूरी कहानी का गेम चेंजर प्लान भी दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर थॉर और जेन फोस्टर को स्वाटलफाइम यानी कि उस 9वीं रियासत में से एक रियासत का एक पोर्टल मिल ही जाता है, जहाँ पर वो उस पोर्टल में जाकर दूसरी किसी दुनिया के अंदर पहुंच सकते थे। अब यहाँ पर जेन फोस्टर अपना दिमाग यूज करती है और वो थॉर को लेकर सीधा पहुंचती है लंदन में अपने खास वैज्ञानिक एरिक सेल्विक और साथ ही असिस्टेंट डार्सी के पास में। अब यहाँ पर इस कहानी की सबसे खास बात का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि मेलिकत को पूरी की पूरी 9 रियासतों पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा सेंटर चूज करना पड़ेगा जहाँ से वो उन सभी 9 रियासतों के सेंटर में आ सके और वहीं पर वो ईथर के साथ में इन पूरी 9 रियासतों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और इसी को रोकने के लिए थॉर की मदद करते हैं वहाँ पर जेन फोस्टर, डार्सी लुइस और साथ ही एरिक सेल्विक और उनका एक और असिस्टेंट। वो सभी अपने साथ में कुछ टेक्निकल वेपन्स लेकर सीधा उसी सेंटर यानी कि ग्रीनविच पर पहुंचते हैं जहाँ पर मेलिकत ईथर के साथ में पहुंचने वाला था। और वहीं पर हम देखते हैं कि मेलिकत की फोर्स और थॉर के बीच में एक बहुत ही तगड़ी और कूल फाइट होती है, लेकिन उसी लड़ाई के बीच में एक और पोर्टल खुल जाने की वजह से वहाँ से मेलिकत और थॉर एक दूसरी रियासत में पहुंच जाते हैं और इसी की वजह से वहाँ पर मेलिकत को भी ईथर का यूज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्योंकि थॉर काफी चालाक था और वो अपने सभी दोस्तों का यूज करते हुए उन सभी पोर्टल्स का यूज करते हुए वहाँ पर पूरा का पूरा यानी कि मेलिकत का जो शिप था उसी मेलिकत पर दे मारता है, जिसकी वजह से ईथर मेलिकत के शरीर से पूरा का पूरा इजोलेट हो जाता है और वहाँ पर मेलिकत की मौत हो जाती है। और इसी के साथ में ये लड़ाई कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि थॉर फिर से एसगार्ड में पहुंचता है अपने पिता ओडिन के पास में और ओडिन अपने बेटे थॉर को कहते हैं कि अब तुम्हें राजगद्दी संभाल लेनी चाहिए। लेकिन तब थॉर अपने पिता ओडिन से कहता है कि नहीं, मैं अभी भी इस लायक नहीं हूँ कि मैं अभी भी इस गद्दी को संभाल पाऊँ। पता नहीं ये थॉर कब जाकर अपनी गद्दी संभालेगा। थॉर 1 के अंदर भी ओडिन जब उससे कहते हैं कि गद्दी संभाल लो तब भी मना कर देता है और इस बार भी मना कर देता है। लेकिन तब हमें इस कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। उस गद्दी पर ओडिन नहीं बल्कि लॉकी बैठा होता है
और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाते हैं वॉल्स्टैग और सेफ, जो कि सीधा पहुंचते हैं एक द कलेक्टर नाम के इंसान के पास में और उसे जाकर ईथर यानी कि द रियलिटी स्टोन दे देते हैं और उसे कहते हैं कि एसगार्ड में ऑलरेडी एक स्टोन यानी कि द टेसरेक्ट मौजूद है और साथ ही दो स्टोन्स का एक ही जगह पर होना एक आम बात नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन को आप अपने पास में सुरक्षित रखें। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद में कलेक्टर ये मेंशन करता है कि एक आ चुका है, 5 और बाकी हैं, जिससे ये बात तो साफ साफ क्लियर हो चुकी थी कि एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ में थॉर द डार्क वर्ल्ड की कंप्लीट मूवी यहाँ पर खत्म होती है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में मैं इस मूवी यानी कि एमसीयू सीरीज का अगला और 9th पार्ट यानी कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।